ईगल इस वक्त हबीब तलुए शहर के वक्त ईगल को फार्म हाउस में दाखिल होता देखकर ठटक गया। उसकी इजाजत पर कार से ईगल को अंदर आने का हुक्म जारी कर दिया था। हबीब बंगले में मौजूद लाउंज की ग्लास विंडो से पर्दा हटाते हुए गुलामी के अंदाज से कह रहा था। फिर खिड़की का पर्दा छोड़कर वापस अपनी जगह पर आ बैठा। पूरी रात उसकी जागती गुजरी थी। साबिर भी यहीं मौजूद था। एजेंट विनोद की मौत। इससे पहले कि साबिर मजीद कुछ कहता, हबीब ने उसे खामोश हो जाने का इशारा किया और फिर तेजी से सामने पड़ी बोतल खटकन खोलकर उससे मौजूद मशरूब ग्लास से भरने लगा। शर्ट के ऊपरी बटन खोलकर गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गया। उसके एक हाथ में मशरूब का ग्लास था। साबिर ने भी शीशे का वाइन ग्लास उचक लिया। वो अपने साथी के इशारे से ही वाकिफ था। ईगल कुशीदा दरवाजे के दरमियान खड़ा नशे में धुत हबीब को देखने लगा और ईद की चांद की माने नजर आने वाले साबिर को भी यहाँ पाकर ठटक गया था। आओ ईगल आओ। हबीब भारी आवाज से हाथ से इशारा करते बोला। ईगल चंद कदम आगे बढ़ा। सर, हमको हरब की मौत का बड़ा अफसोस है। अब उसकी जिम्मेदारी भी हमको निभाना है। तो हम सोच रहा था कि जामिया जाने का वक्त नहीं मिलेगा, तभी सुबह सुबह हाजिर हुआ। होटल्स की डिलीवरी का काम आज ही खत्म कर देगा हम। ईगल ने खड़े खड़े अपने महसूस लहबो लहजे में कहा। हरब मर गया, मेरा दोस्त मर गया। तुम्हें पता है उसे किसने मारा? अभी बहके बहके कदम उठाता उसके पास आ रुका, फिर गिरने के अंदाज से उसके सीने से टकराया। मेजर आस के लिए बस इतनी नजदीकी बहुत थी। वो जान गया था कि मुकाबिल नशे में है या नशे में होने का ढोंग कर रहा है। सर, हौसला करो। हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी के तंजीमी झगड़े की बदौलत मरा है। हम सब का हरब भैया। ईगल ने आंखों के नम कोशिश साफ किए। हरब को तो लगता है लूटा है किसी ने। उसका बटुआ, उसका फोन सब गायब था। हबीब उससे कंधे पर सर रखे रोने की आवाज में बोला। साबिर भी गमगीन नजर आ रहा था। मेजर आस की हर हिस्स चौकन्ना हो गई थी। सर, किसी ने मारने के बाद वहां फेंका है। हमको लगता है किसी बच्चे ने माल का पैसा ना दिया होगा और झगड़े हुए होगा। वो हबीब पर कंधा सहलाता बोला। या लाश पर मट्टी डाल दी, यादों पर नहीं डाल पा रहा ईगल। हबीब आंखें रगड़ता उससे दूर हो गया। चलो तुम्हें ट्रकों का बता दूं। वो उससे लिए बाहर निकल गया। ईगल ने हल्का सा रुख मोड़कर साबिर को देखा, जो उसके जाते ही तेजी से मोबाइल निकालकर उससे मसरूफ हो गया था। यहाँ तो बहुत सारा ट्रक खड़ा होता था, अभी तो सिर्फ 3 है। ईगल ने फार्म हाउस के वसी लॉन में खड़े 3 ट्रक देखकर पूछा। मेवरिक असले वाला ट्रक ले गया, हबीब ने सरसरी लहजे में कहा और उससे हिदायत देने लगा। हाँ, हमको समझ आ गया, ईगल ने दावेदारी से कहा और ट्रक लेकर निकल गया। बाहर निकलते ही उससे सबसे पहले ईमेल हेडक्वार्टर सेंड की, जिससे मेवरिक के मुतालिक इतला दी कि वो अस्से से लेस ट्रक लेकर निकल चुका है और असला डब्बों में बंद है। पूरा दिन उसका काम में लग गया। मंशियात होटल्स पहुंचाने के बाद ऑफिसर्स को इतला दी। अब आगे आर्मी और पुलिस वालों का काम था। किस तरह करना था कि ईगल पर शक भी ना हो और गिरफ्तारियां भी हो जाएं। ये आर्मी बेहतर जानती थी। उसका काम महज जासूसी करके इत्तलात फराहम करना था, कंफर्म न्यूज़ देनी थी, और वो कामयाब रहा था। पेमेंट लेकर जब एम आस प्लाजा पहुंचा तो शाम हो गई। एम आस ने उसे अपने रूम में ही बुलवाया। सुनने में आया था कि उसकी हालत कुछ खराब है। मेजरास जानता था मोहब्बत का बुखार है, शुरू में शिद्दत से ही चढ़ता है। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़रों ने जो देखा उसे यकीन नहीं आया। कमरा बहुत खुशीदा और वसी था। मेजरास सरवासी के पास ही खड़ा था, मगर वो लाश पिक्चर में उदास चेहरा उसकी जीरक नज़रों ने फौरन भांप लिया था। तभी वो गुस्से में खोलता फ्लैट पहुंचा था। अनस यकीनन पुराने मोहल्ले गया था। आज पुलिस से इलाके में पूछगिछ करने आना था। अनस बस उसी काम से गया था। अनस का सुबह का सारा वक्त तो गार्ड की वर्दी में एमास के फार्म हाउस के चक्कर काटते गुजरा था। डुप्लीकेट कीज का इस्तेमाल करते लॉक खोला और तेजी से अंदर दाखिल होते ही गेट लॉक कर लिया। इतने दिन हो गए थे उसे उन्हीं नेट के कपड़ों को जेब तन किए हुए। तभी वो बात लेकर निकल रही थी जब रूम का दरवाज़ा धड़ से खुला। बेचराज सालम के तेवर किसी खैर की खबर नहीं दे रहे थे। उसके जिस्म में चलते शरारों को नीलम की हुलिये ने और हवा दी थी। वो उसके ब्लैक ट्राउजर के ऊपर ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पहने खड़ी थी। कुर्ते के बाजू इतने लंबे थे कि उसके हाथों की उंगलियां 1 इंच तक नजर आ रही थीं। कुर्ता बेहद खुला था। उस जैसी 2 और समाजा थीं। ट्राउजर के पांचे मोड़ मोड़ कर बेचारे को बामुश्किल अपने साइज का बनाना क्या था। एक हाथ में तौलिया था, दूसरे हाथ से दाएं कंधे पर बिखरे शहद रंग भीगे बालों को झटक कर पीछे किया जा रहा था। मगर मेजर आस के आते ही उसका हाथ हवा में ही मोहल्लक रह गया। चेहरे पर मौजूद शबनमी कतरे ऐसे महसूस हो रहे थे, गोया खिले गुलाब पर शबनम पड़ रही हो जैसे। वो मैं उससे बात नहीं सूझ रही थी। टॉवल को मजबूती से थामे उससे खुश्क होते गले में कांटों की चुभन महसूस की। वो गुस्से के आलम में आगे बढ़ा। दिमाग में मिनाज के जुमले गूंज रहे थे जो आंखों के सामने लार्ज पिक्चर थी। डोंट से कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। हो गई है हबीब। ये देखो,
मेरा दिल धड़कने लगा है। वीडियो रिकॉर्डिंग मेजर आस की आंखों के सामने चलने लगी। कभी वो पिक्चर आ जाती, वो उसके पास आकर रुक गया, रिवॉल्वर पेंट की पिछली पॉकेट से निकाल लिया। नीलम नामहसूस तरीके से पीछे हटी थी। महज तुमसे मोहब्बत करने लगा है, तुम उसे अजीज हो गई हो। तुम्हारी तलाश में जमीन आसमान एक करने को सरगंदा है वो। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। वो उसकी अगली बात की मुंतज़िर थी जब उससे हाथ बढ़ाकर उसे अपनी जानिब खींच लिया। आहा! नीलम की मुंह से बेख्तियारी में चीख निकल गई। उसका बाजू मेजर आंच के सख्त शिकंजे में जकड़ा हुआ था। उससे अपना खून रुकता हुआ महसूस किया। नसें झुकी थीं, बल्कि बुरी तरह लरसने लगी। उससे दूर हो जाना चाहा तो उसने एक और झटके से मजीद फासला समेट लिया। नीलम ने खौफजदा होते उसके खतरनाक तेवर देखे। कितनी तकलीफ होगी ना मिनहाज इसहाक को, अगर मैं तुम्हारी चलती हुई सांसें रोक दूं तो। उससे हाथ में थामा रिवॉल्वर उसकी पस्ती पर रखा था। नीलम ने एक नजर रिवॉल्वर को देखा और फिर उसके खून छलकाते दिलकश चेहरे को। उसकी आंखों में बेयकीनी थी और मुकाबिल की आंखों में नफरत ही नफरत। कितना दर्द पहुंचेगा महनाज को तुम्हारी मौत से, मैं इतना सुनहरी मौका कैसे जाने दे सकता हूँ। पिस्टल पर गिरफ्त मसूद कर दी। नीलम को पिस्टल अपनी पस्ती तोड़ता महसूस होने लगा। अगर हमारी मौत से आपको सुकून पहुंचता है तो मार दे हमें, हमारी सांसें वैसे भी मकरूज हैं आपकी। नीलम ने खुमार आलूद लहजे में कहा। भीगा चेहरा जज्ब के आलम में किया इकरार। कयामत खेज हुस्न, तन्हाई, कोई भी चीज़ मुकाबिल को कमज़ोर न कर सकी थी। उससे उस बुरी तरह से उसे अपने से दूर किया जैसे कोई अछूत हो। आहा! वो बेड पर गिरी थी, लंबे बाल बिखर बिखर गए थे। तुमने अगर अपनी ये टुलौक बाजियां बंद न की तो सच में जान से मार दूंगा। उससे कोने के बल उठती नीलम की सभी पेशानी पर रिवॉल्वर रखते कहा। आखिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो जरा भी खौफसदा न हुई थी। चिल्लाते हुए पूछा। क्योंकि मिनहाज तुमसे मोहब्बत करता है। जितनी शिद्दत उसकी मोहब्बत में आती जाएगी उससे दुगनी शिद्दत तुम मेरी नफरत में पाओगी। मिनहाज इसहाक के बाद अगर मुझे दुनिया में किसी से शदीद तरीन नफरत महसूस हुई है तो वो तुम हो नीलम इब्रार, तुम। और नीलम इब्रार ने उस लम्हे जिंदगी में पहली बार कुव्वत समाज से महरूम होने की दुआ पूरी शिद्दत से मांगी थी। उसकी बेयकीन आंखें क्रोफर्ड से कहते मेजर आंस पर जमी थी। क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं सर? अनस अभी अभी रूम में दाखिल हुआ था। उसकी आवाज़ से मेजर हाथ से पिस्टल वाला हाथ नीचे गिरा लिया। फिर एक कहरआलूद नजर उस हैरत ज़दा अजीम मुजस्मे पर डालता बाहर निकल गया। अनस से भी उसकी तकलीफ में कदम बढ़ा दिए। क्या हुआ है? मेजर हाथ फ्रिज से बोतल निकाले, उसको मुंह लगाए, खटाखट पानी चढ़ाते अपना गुस्सा ठंडा करने की मुंह से कोशिश कर रहा था। इंतहाई बेबाक और जज्बाती लड़की है। मेजर हाथ सागवारी से बोला। तुम बताओ, फिर हुआ काम? मेजर हाथ से उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही अगला सवाल कर दिया। वैसे भी उससे राय दी थी, ऐसे में जवाब का मुंतज़िर रहना बेवकूफ़ी थी। ये देखो, बहुत पिट कर आया हूँ। एजेंट अनस ने अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोलकर गर्दन दिखाई जहाँ उंगलियों के निशान थे, और फिर आसीने फोल्ड करके जख्म दिखाए। बहुत खराशें आई थी उसे। हल्के हल्के खून के धब्बे शर्ट पर भी लगे थे, घुटनों पर भी लगी है। वो हंस से बता रहा था। कामयाबी की खुशी में चोट का गम भी हंसी में बदल गया था। पूरा किस्सा सुनाओ अपने जख्मों का। वो बोतल का ढक्कन लगाता बोला। 4 बजे के करीब मोहल्ले की एक लड़की सबा जो हर छोटी छोटी बात पर वावेला खड़ा कर देती है, याद आया? उससे मेजर हाथ से पूछा। आगे बताओ। मैं बेसारी से बोला। वो सेंटर से आ रही थी, मैंने उसको देखकर गाना गाया, फिर हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, मैडम ने जोरदार चमाट रसीद कर दी। साथ वाले घर से अंकल रिजवान निकल आए, उनके भाई भी, और लड़की को छेड़ने पर खूब धुलाई की। आते जाते लोगों ने भी खैर के इस काम में हाथ बिठाया। फिर अंकल इब्रार के यहाँ अदालत लगी कि सिर्फ लड़कों को मकान दिया क्यों, और नतीजा ये निकला कि 2 दिन बाद मकान खाली कर दिया जाए। मैं मकान को ताला लगाया हूँ। पुलिस अभी तक नहीं आई थी। अनस से पूरी तफसील मेजर हाथ से खुशगुजार की। गुड। और फार्म हाउस से कोई इत्तला मिली? उससे दाएं तरफ सिंगल सोफे पर बैठे अनस से एक और सवाल किया। टाइगर, मुझे लगता है कि फार्म हाउस के तहखाने में कोई है। मैंने तहखाने को भी तलाश कर लिया है। अनस की बात पर मेजर हाथ की तमाम हंसियात बेदार हो गई। तुम मैपिंग करके बेसमेंट का रास्ता बताओ, अंदर तक जाना मेरा काम है। मेजर हाथ के चेहरे पर गहरी सोच के साए थे। पहले मुझ घायल की मरम्मत तो कर दो, कुछ हिदमत कर दो यार, भूख लग रही है। ओह, भूख से याद आया, नीलम ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने ब्रेकफास्ट का पूछा तो उसे मना कर दिया। अनस अपने टुकड़े रोते रोते नीलम के बारे में बता गया। तुफ है तुम पर। मेजर हाथ उसे लताड़ कर उठ खड़ा हुआ। सर, एजेंट विनोद की मौत के पीछे आईएसआई है, मुझे पूरा यकीन है। उसे जिस बेदर्दी से मारा गया है वो किसी लुटेरे का काम नहीं। कमरा कुशीदा और वेल डेकोरेटेड था।
चारों अतराफ में मौजूद हर खिड़की बंद थी और उन दरीचों पर पड़े गहरे तपेस पर्दे उसे हिलाकर ममनुआ करार दे रहे थे। बेड पर स्याह रंग का बैग खुला पड़ा था, उसमें से लैपटॉप निकालकर बेड पर रखा गया था जिसकी स्क्रीन ओपन थी। चंद सीडीज भी पड़ी थी और कुछ यूएसबीज, मतलब डेटा इतना ज़्यादा था कि डिवाइसेस की तादाद बढ़ गई थी। ओह नो, इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर अस। दूसरी जाने मौजूद ऑफिसर ने अफसोस का बरमला इजहार किया था। एजेंट आकाश पाकिस्तान के पास मौजूद चंद मिलिट्री हार्डवेयर्स की जीपीएस लोकेशन हासिल करने में कामयाब हो गया था। तुम्हें सारा डेटा लेकर बसीरिया सऊदीया भारत पहुंचना है। एजेंट आकाश से हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है। ये इन्फॉर्मेशन एजेंट अर्जुन के तहत हम तक पहुंची है। रॉ के सरबराह ने उसे आगे का लाहे अमल समझाया। पाकिस्तान के वजूद को आज तक तस्लीम न करने वाला सेकुलर मुल्क भारत अपने नापाक अज़ाइम की कामयाबी के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा था। सर, एजेंट अर्जुन कहाँ है? उससे मुहतात अंदाज से पूछा। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, सख्ती से जवाब दिया गया था। सर। मैं उससे कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। हमारा दिल्ली तबाह करके ये सुकून से बैठे हैं। मिनहाज मुंह भर के काली निकाली। को इश्क के दौरे पड़ गए हैं, पागल हुआ पड़ा है। कराची में अमन और सुकून कायम है, लाहौर खुशहाल है। अगले ब्लास्ट का मशवरा दिया है मास को, मगर वो ना जाने किन चक्रों में पड़ गया है। एजेंट अर्जुन के तहत मैं एक धमाका करना चाहता हूँ। कराची को तबाह बर्बाद करना है, जैसे 2008 में हमारा दिल्ली हुआ था। उसके सीने में आग भड़क रही थी और वो रा का जाना माना एजेंट था, तभी तो उसका कांटेक्ट डायरेक्ट इदारे के सरबराह से था। उसके कोई शवाहिद अभी तक सामने नहीं आए। फिलहाल हमें मिलिट्री हार्डवेयर्स के मुतालिक मालूमात चाहिए। उन्होंने कोई बात ही खत्म कर दी। वो बेचुताब खाकर रह गया। 2007 में श्रीलंका ने पाकिस्तान से $50 मिलियन का असला खरीदा और 2009 में इजाफा करके $150 मिलियन का असला फराहम किया। तामिल टाइगर्स का खात्मा करके पाक फजाइया के पायलटों ने बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ली है। उनके हथियार अब उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। मीटिंग कुछ वक्त और चलनी थी। अब चूंकि मेजर आसलम का गुस्सा काफ़ी हद तक उड़नछू हो गया था, तो वो दबे पैर कमरे में दाखिल हुआ। उससे चेंज कर लिया था। अब वो अपने आम से हुलिये में घूम रहा था। ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर में मलबूस दिखरा निखरा सा वो नीलम के सामने आ खड़ा हुआ, जो वक्त गुजारी कोई किताब खोले अत्यंत दिलचस्पी से पढ़ रही थी। आपने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं? उससे अपने महसूस संजीदा अंदाज से पूछा। नीलम का दिल चाहा उसका सर फोड़ दे। जवाबन वो खामोश रही, जैसे किसी और से सवाल किया गया हो। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। टाइगर ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हमें अपने घर जाना है और कोई दूसरी बात नहीं करनी आपसे, वो हर जज्बे से आरी लहजे में कह रही थी। किताब से चेहरा बस पल भर को उठाया था कि उसकी नजर इख्तियार ना हो जाए। और मैं कह चुका हूँ कि जब तक हेडक्वार्टर से आपके बारे में फैसला नहीं आ जाता, आप यहीं रहेंगी। वो नागवारी से बोला। कौन सा हेडक्वार्टर? और जब आप हमसे नफरत करते हैं, हम आपकी नजरों में खटकते हैं, तो क्यों रोक रखा है हमें? वो तुड़क कर अपनी अस्सी लहजे में बोल करी। पहली बात, इस टोन में मुझसे गुफ्तगू करने से परहेज करें। और दूसरी बात, मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, माइंड इट। उससे उंगली उठाकर वार्न किया। वो बेड से नीचे उतर आई। इतनी इज्जत से मुखातिब मत हुआ करें हमसे, तुम कहकर पुकार लिया करें। आशनाई की हल्की सी रुमक महसूस होने लगती है। वो फिर बात को उसी मौजू पर ले आई थी जिससे मेजर आस को चिढ़ थी। हम तो कुछ भी खा लेते हैं, तुम बता दो क्या खाना है। इतनी देर भूखा रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं। मेजर आस से बेड पर पड़ी किताब उठाते कहा। वो बात बदल गया था। नीलम ने गहरी सांस ली। हमें मैक्रोनीस बहुत पसंद है, वो अबरू उचकाते बोली। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। मेजर आस किताब कमरे में लगी शेल्फ पर रखते पलट कर बोला। फिर आपने पूछा क्यों था? उससे दिल चलाती मुस्कुराहट उछाली। बनानी आती है आपको? कितनी आराम से बात कर रहा था वो, बिलाशुबा उसके बेशुमार चेहरे और अंदाज से। नहीं, नीलम ने यकलफ्सी जवाब दिया। ओके। वो कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद उससे मेन गेट बंद होने की आवाज़ आई थी। शायद वो बाहर गया था। वो लाउंज में आ गई, जहाँ सोफों के सामने पड़े मेज़ पर कुछ फ़र्क फैले थे और चंद पेंसिलें, मार्कर और नस एक बड़ा सा चार्ट पर झुका पेंसिल चला रहा था। नीलम उसकी तरफ बढ़ गई। उससे अभी तक आज के कपड़े पहन रखे थे। एमास प्लाजा में एसपी बिलाल की आमद हुई थी। वो सजे सजाए ड्राइंग रूम में मौजूद था और हर आने वाले की तरह एमास का इंतज़ार कर रहा था, मगर उसे ज़्यादा वक्त इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वो जल्दी आ गया था। एसपी अपनी जगह खड़ा हो गया। मीनाज ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी सामने वाले सोफे पर टांग जमाए बैठ गया। एसपी साहब, बहुत काम आए हैं आप मेरे, मगर इस बार काम की कुछ और नवायत है। अपने अंदर चलते शोलों की भनक सिर्फ उससे हबीब को पता चलने दी थी।
अभी वो मुकम्मल अपने असली रूप में मगरूर अंदाज से बोल रहा था। आपके लिए जान भी हाजिर है सर, बस हुक्म कीजिए। खुशामदी अंदाज। इस लड़की को तलाश करना है। मीनाज ने एक दरमियानी साइज की तस्वीर एसवी बिलाल को थमाई। सर ये तो कोई अंग्रेज लग रही है। वो कुछ लम्हा टटक कर उस हुस्न से भरपूर चेहरे को देखने के बाद बोला, जिसका नक्श नक्श हसीन था, खिलिया खिलिया तारीफ का हकदार था। चेहरा देखते ही उसकी ये हालत थी कि अगर वो सामने होती तो शायद वो हवास काबू न कर पाता। नहीं, ये अंग्रेज नहीं। मीनाज ने उसकी बात की तरदीद की। सर, कोई महसूस इलाका जिसके बारे में कुछ शक हो कि ये लड़की वहां मिल सकती है। उसकी बात पर मीनाज सीधा होकर बैठ गया और थोड़ा आगे को झुकते बोला, कराची का कोना कोना गोशा गोशा छान मारो, मुझे तुम्हारी तरफ से मायूसी का सामना न करना पड़े। ओके? वही सर लहजा जो मुकाबिल को सरता पा खौफ की कैद में मुकीद कर दे। जी जी। एसपी ने जोर जोर से सर हिला दिया। ठग की आवाज़ पर उससे गर्दन मोड़कर देखा था। टाइगर चंद शॉपर्स के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। रैक के पास जॉगर्स उतरे थे। नीलम ने उसे जॉगर्स पहनते ही देखा था। शूज़ का इस्तेमाल शायद वो कम ही करता था। अनस से सर नहीं उठाया था। नीलम उसके पास ही नीचे बैठी थी। आज सामान किचन में रखकर वापस आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनस। उसने नीलम से सवाल करते अनस को पुकारा और उस पुकार में क्या मायने पहना थे वो खूब ही समझ गया। टाइगर, इसे क्या पता? वो मिनमिनाया। वट एवर, इट्स नॉट सेफ। वो भरमीज से बोला तो अनस से नीलम की जाने देखा। नीलम, तुम टाइगर की खाने में मदद करो, जाओ। वो पुचकारने वाले अंदाज से बोला। उसके नरम लहजे पर मेजर आज साव खाते किचन की जाने बढ़ गया। उससे नीलम को बर्दाश्त करना था, मतलब अपनी बर्दाश्त का इम्तिहान लेना था। क्या लाए हैं आप? वो इश्तियाक से पूछती सामान देखने लगी। मैक्रोनी का सामान देखकर उसका चेहरा चमक उठा। वाह, आपको पता है हमारी आप ही इतने मज़े का और टेस्टी खाना बनाती हैं कि। उसकी बात बीच में ही थी जब वो शर्ट के स्लीव्स कोनियों तक फोल्ड करते बोला। पता है मुझे। उससे शॉपर से सामान निकालकर काउंटर पर रखा। ओह, हम तो भूल गए थे कि आप मेजर आस के साथ साथ टाइगर भी हैं। वो छलांग लगाकर काउंटर पर बैठ गई। मेजर आस का हाथ पल भर को रुका था, फिर से मसरूफ हो गया। आप हर वक्त इतने सी सड़ू। मेजर आज से गर्दन उठाकर उसे जिन्नसों से देखा। नीलम ने बात घुमाने में सेकंड लगाया। मतलब सीरियस रहते हैं? वो वापस चाली की टोकरी में ज़रूरत की सब्जी इकट्ठी करने लगा। जी। यकलफ्सी जवाबी पत्थर मार अंदाज में आया था। फिर वो सिंक की जानिब गया और सब्जियां धोने लगा। नीलम उसकी चौड़ी पुश को देखने लगी। नल बंद करके वो टोकरी काउंटर पर रखने लगा। फिर सब्जी काटने को बोर्ड निकाला। ले लूं? नीलम ने धुली सब्जियों में से गाजर उचकते पूछा। मेजर आज से कोई जवाब न दिया। वो गाजर दांतों से कुतरने लगी। काउंटर खासा बड़ा था। वो खुले अंदाज से काम कर रहा था। हम आपकी हेल्प कर देते, मगर हमें चाय के सिवा और कुछ बनाना नहीं आता। वो मुंह बनाकर बोली। अंडा भी नहीं? मेजर आज के मुंह से जल्दी में निकल गया। शॉक्ड होकर पूछा था उससे। बॉयल करना आता है, उससे फखर से बताया। कुछ नहीं हो सकता आपका। वो अफसोस का इजहार करता प्याज काट रहा था। टक टक की आवाज़ पैदा हो रही थी। आपको कैसे पता? मैं अच्छी तरह जान गया हूँ आपको। आप क्या हैं और क्या पोस्ट करती हैं। उसके लहजे की काट को और नजरअंदाज कर गई। हमारी आपी से ज्यादा ना हमें कोई समझता है ना जी जानता है। उससे पैर चलाते कहा। फिर गाजर को सफेद मोतियों जैसे दांतों में दबा लिया। अच्छा। वो लंबी लंबी कटी शिमला मिर्च अब शीशे के गोल बाउल में डाल रहा था। नजर उठाकर उस लापरवाह हसीना को देखना गोया खराम था। नीलम ने उसके मसरूफ अंदाज को जलकर देखा था। वो कहती हैं इश्क इंसान को जलील करके रख देता है। आम सा रह जाता उसका। मेशराज के याकूती होंठ पर तमस्सुराना मुस्कुराहट से मिटाई। 99% दुरुस्त कहती हैं। वो तेजी से बोर्ड पर पड़े टमाटर को तेज धार चाकू से टुकड़े टुकड़े कर रहा था। अगली बात वो 100% दुरुस्त कहती हैं। क्या? अब भी वो उसकी जानिब देखने से इतराज बरत रहा था। नीलम इब्रार जलील होने वालों में से नहीं, करने वालों में से है। वो उसकी जानिब थोड़ा झुकते हुए पुरइत्माद अंदाज में कह रही थी। मेजर आलम की स्यार रंग आंखें बेख्तियार उठी थी। कितना वक्त मजीद लगेगा? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अनस से किचन में दाखिल होते कहा। मेजर आज से फौरन पलट कर उसे देखा। अगर तुम इसे यहाँ से ले जाओ तो मजीद 20 मिनट लगेंगे। उसने नीलम की जानिब इशारा किया। हम आपको तंग थोड़ी कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं। वो मुंह बसोरते बोली। अनस को हंसी आ गई। मेजर आज से घूरने पर वो फौरन चला गया। बाकी का वक्त वो खामोशी से गाजर खाती अपने काम में मसरूफ रही। इतना अच्छा लग रहा था नीलम को ये वक्त कि दुनिया जहान के अल्फाज हर जुबान के हुर्फ उसकी कैफियत बयान करने से कासिर थे।
हाय, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। इस तरह काम करते। टाइगर मैक्रोनी को दम पर रख चुका था, काउंटर से प्लेटें निकाल रहा था जब उसकी आवाज़ कानों में पड़ी। कुछ काम आप भी कर लें। उससे प्लेटें काउंटर पर बैठी नीलम की गोद में रख दी। क्या पता इस तरह आप भी मुझे अच्छी लगने लगे। वो तंज कर रहा था या संजीदा था, नीलम समझ ना सकी, मगर जरा की जरा वो मुस्कुराया था। प्लेटें छोड़ दें। नीलम ने हड़बड़ा के उसके चेहरे से नसें हटाते नीचे देखा, फिर मेजराज के चेहरे की जानिब निगाह उठाई जिस पे साफ लिखा था कि तुमसे ना हो पाएगा। सॉरी, उससे मिनमिनाते हुए रूहान से अंदाज से कहा। मेजराज से तासुस से सर हिला दिया था। कल मैं सऊदीया के लिए निकल रहा हूँ। वहां बहुत काम फंसे पड़े हैं, जान के लाले पड़ रहे हैं मेरे साथियों को। और तुम्हें तो फुर्सत नहीं इश्क फरमाने से। जब कोई काम होगा तो बुलवा लेना। हबीब ने अपने जाने से आगाह करते साथ तंज दे मारा। रात के 9 बजे दोनों डिनर टेबल पर मौजूद थे। तुम्हें अचानक सऊदीया की याद क्यों सताने लगी? मैंने आज से उसके तंज को नजरअंदाज करते मुतमिन लहजा अपनाया। जब साहिल में हलचल ही नहीं तो शोर किसका सुनूंगा? हबीब ने सलाद में से खीरा कांटे में फंसाया। व्हाट डू यू मीन? वो समझा नहीं था। उससे खाने से हाथ रोक लिया। दोनों कोनियां मेज पर टिकी थी। एक हाथ में कांटा, दूसरे में छुरी थाम रखी थी। बीच में प्लेट पड़ी थी और आंखें रुक पर से सलाद खाते हबीब पर जमी थी, जो शक्ल से अंग्रेज नजर आता था। उसकी रंगत काफी साफ थी और नैन नक्श भी मुनासिब थे। मतलब ये कि जब तुमने एक हफ्ते बाद मुनक्कद होने वाली सियासी इजलास से ब्लास्ट करने से ही मना कर दिया है, तो फायदा किसका शोर सुनने को रुकूं? वो अब भी सुकून का मुजाहरा कर रहा था। मेरे अंदर इतना शोर है कि कुव्वत समाज से महरूम हो जाने का खदशा लगता है। मैं और आवाज अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीनाज ने फिर से खाना शुरू कर दिया। बहुत ही कम बर्दाश्त है तुम्हारी। तुम तो वो दरिया निकले जो कुएं में भी आसानी समा जाता है। हबीब ने शाइस्तगी से दाना दिया। चेंज दी टॉपिक। वो बदमज़गी से बोला। काटदार हंसी। एनीवेज, मैं आज रात बाहर रहूंगा और कल सो दिया जाऊंगा। हेरोइन की स्मगलिंग भी जारी है और मेवरिक असला भी डिलीवर कर रहा है। वो कुछ ज्यादा बताता नहीं है, तुम मुझसे खुद राब्ता कर लेना। उसकी रात बाहर गुजारने के मतलब से एहसास वाकिफ था। हबीब ने चलते फिरसे के हालात उसकी कोशो गुजार किए, जो 2 दिन से दुनिया जहान से बेनियाज बढ़ा रहा था। सोख मना लिया था, उससे जोक नहीं लिया था अभी। कुछ हाथ बढ़ गया है, कुछ थामना अभी है बाकी। कुछ वक्त गुजर गया है, कुछ गुजरना अभी है बाकी। कुछ पा लिया है, कुछ खोना अभी है बाकी। कुछ रात अंधेरी है, कुछ उजाले अभी हैं बाकी। कुछ चाहा है, कुछ चाहना अभी है बाकी।